फिलीपींस से तस्वीर, जहां सड़क पर गदर मचा हुआ है। नेपाल जैसा आंदोलन, जेनजीज ने किस तरीके से सड़क पर आंदोलन की शुरुआत की, वैसा ही आंदोलन राजधानी मनीला की सड़कों पर भी नजर आया। अब तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि 50,000 जेनजी सड़क पर उतर आए हैं। सड़क पर पथराव हो रहा है, जगह जगह आगजनी हुई है, हिंसा हुई है। सरकारी संपत्तियों को कैसे नुकसान पहुंचाया गया, उसकी तस्वीर देखिए। और फिलीपींस में ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की एक और तस्वीर। भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क पर उतरे जेनजी। बाढ़ नियंत्रित परियोजना में घोटाले के आरोप का यह मामला है। अरबों डॉलर के घोटाले के आरोप लगे हैं। तो अलग अलग जगहों से इसी तरह प्रदर्शन की वो तस्वीर सामने आ रही है, जहां देखिए किस तरीके से जेनजीज के इस आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया कि हर तरफ इन्हें काबू में करना एक बड़ी चुनौती था। जगह जगह वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, बैरिकेडिंग की गई, यहां तक कि ज्यादातर जगहों पर आगजनी की भी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां लगातार हो रहे प्रदर्शन के बीच पुलिस के भी कई जवान घायल हुए हैं। इतना ही नहीं, सरकारी संपत्ति को भी जला दिया गया। अब राष्ट्रपति मार्कोस के खिलाफ गुस्से में लोग, जहां प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन तक जाने की कोशिश की और सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को रास्ते में जब रोका, यह उसी वक्त की तस्वीर है। सुरक्षा बलों पर पथराव किया गया। तो फिलहाल एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ सामने प्रदर्शनकारी, जहां आमने सामने इनकी मौजूदगी के बीच ही किस तरीके से बीच सड़क पर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। लगातार ये प्रदर्शनकारी पुलिस पर पथराव करते रहे। 50,000 जेनजीज बताए जा रहे हैं जो सड़क पर उतर आए, और यही वजह है कि इन्हें सड़क पर रोकना एक सबसे बड़ी चुनौती बन गया, क्योंकि अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग इलाकों में मौजूद इन्हीं प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा कर्मियों पर पथराव करना शुरू कर दिया। इन्हें काबू में करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। फिलहाल ये उस वक्त की तस्वीर है जब ये आगे बढ़ते हुए सीधे राष्ट्रपति भवन तक जाना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने इन्हें रास्ते में ही रोक दिया। इस बीच पुलिस के बल प्रयोग के बाद फैली हिंसा की अब तस्वीर आपके सामने होगी, जहां प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की गई और कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने पीटा। न सिर्फ इन्हें हटाने का प्रयास हुआ, बल्कि हिंसा के बाद 72 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। खबर है इसी हिंसक प्रदर्शन में 39 पुलिस के जवान घायल हुए हैं। और इसी प्रदर्शन के बीच एक बड़ी खबर यह है, जहां भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए स्वतंत्र आयोग का गठन और 30 सांसदों और अधिकारियों पर घूस लेने के आरोप। नेता बिजनेसमैन के लाइफस्टाइल पर लोग भड़क चुके हैं। लोगों ने सरकारी संपत्तियों पर भी अपना गुस्सा निकाला। ये देखिए तस्वीरें। भ्रष्टाचार की वजह से फिलीपींस को $3 बिलियन के नुकसान का भी अनुमान है। 2023 से 2025 के बीच बाढ़ नियंत्रण परियोजना में भ्रष्टाचार का यह मामला बताया जा रहा है, जहां भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद ही फिलीपींस की राजनीति में बवाल हुआ। सरकार से जुड़े कुछ लोगों ने भी इस्तीफा दिया। और अगली बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां पाकिस्तान ने अपने ही नागरिकों पर एयर स्ट्राइक की। खैबर पख्तूनवा में अपने ही इलाके पर बमबारी की है, और खैबर पख्तूनवा में फाइटर जेट से बमबारी को लेकर खबर। इसी बमबारी से 30 नागरिकों की मौत हुई है, कई घायल हुए हैं। हमले में JF-17 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल। JF-17 लड़ाकू विमानों से 8 LS-6 LS-6 बॉम्ब गिराए गए हैं, और पाकिस्तानी सेना का यह रात 2 बजे का ऑपरेशन बताया जा रहा है।
मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इसी हमले में दर्जनों मकान जमींदोज हो चुके हैं और कई लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं। इस बीच राहत और बचाव का काम भी जारी है। तो खबर खैबर पख्तूनवा में पाक सेना के खिलाफ गुस्से की है, जहां लोगों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नारेबाजी की और पाकिस्तानी सरकार से इंसाफ दिलाने की मांग की है। तो बड़ी खबर यह है कि अपने ही लोगों का हत्यारा पाकिस्तान, जहां पाकिस्तानी एयरफोर्स ने खैबर पख्तूनवा में ही नरसंहार किया है। अपने ही लोगों पर JF-17 विमानों से गिराए 8 LS-6 बॉम्ब और आधी रात 2 बजे की गई बमबारी की तस्वीर भी सामने आई। 30 लोग मारे गए, कई घायल हुए। नरसंहार के बाद खैबर पख्तूनवा में भारी गुस्सा है और खैबर पख्तूनवा में पाक सेना BLA TTP के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। लेकिन इसी ऑपरेशन के बीच आपको बता दें, मेरे सहयोगी मनीष और जानकारी के साथ इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, इसी ऑपरेशन के बीच अपने ही लोगों का हत्यारा साबित होना, क्योंकि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जिस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन किया है, जाहिर सी बात है इसके बाद तो सिचुएशन और इग्नाइट होगी और गुस्सा भड़केगा। देखिए, पाकिस्तानी एयरफोर्स शायद दुनिया की एकमात्र एयरफोर्स है जो अपनी जाबाजी अपने ही नागरिकों पर बम गिराकर बताती है। और जिस तरीके से बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनवा के अलग अलग इलाके में वो बॉम्बिंग कर रही है, ये वाकई में सोचने वाली बात है। लेकिन फिर वही बात है कि बलूचिस्तान के लोगों की तो किस्मत ही यही है। पहले पाकिस्तानी सेना जाके उनके घरों से युवाओं को या पुरुषों को उठाकर लेकर जाते थे, वो मिसिंग है। हजारों के हजारों की संख्या में लोग या तो मिसिंग है या फिर पाकिस्तान की जेल में सड़ रहे हैं। जब इतना दरिंदगी काफ़ी नहीं था पाकिस्तानी सेना के लिए, तो अब पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बॉम्बिंग शुरू कर दी है। और वजह क्या बताते हैं कि ये सब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से जुड़े लोग हैं। सबसे बड़ी बात है कि बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर जो अत्याचार पाकिस्तान की सेना और एयरफोर्स कर रही है, उसके खिलाफ वो विरोध तो करेंगे ही, और विरोध को कुचलने के लिए इस तरह से बम बरसा रही है। और इसके पीछे का असली मकसद यह है कि बलूचिस्तान के एक एक व्यक्ति को सफाया कर देना है और फिर वो जमीन चाहे चीन को चाहे अमेरिका को सुपुर्द कर देना है। तो पंजाब के नेतृत्व वाली पाकिस्तानी सेना और एयरफोर्स दरअसल बलूचिस्तान को जो है एक ऐसा भूमि बना देना चाहती है जहां कोई इंसान ना बचे, बस जमीन हो और उसमें सो कॉल्ड जो भी रेयर अर्थ मटेरियल हो, ताकि उसको ट्रंप को बेचा जा सके या फिर उसका लोभ चीन को दिया जा सके। लेकिन इस बीच ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि आने वाले वक्त में किस तरीके से लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़क सकता है। लेकिन अब रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर उस तस्वीर के साथ, जहां 24 घंटे से यूक्रेन में बारूदी तबाही की लेटेस्ट तस्वीरें आई। पूर्वी यूक्रेन में ईंधन गोदाम पर हुआ अटैक, जहां हमले में ईंधन गोदाम में लगी आग की ये तस्वीर देखिए। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अब यूरोप में दिखा अमेरिकी बॉम्बर। अगली बड़ी खबर, चेक रिपब्लिक में B-52H बॉम्बर, जहां नेटो दिवस पर अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन। तो नेटो दिवस पर अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन, जहां आपको बता दें चेक रिपब्लिक में B-52H बॉम्बर को लेकर यह खबर, जहां यूरोप में अमेरिकी बॉम्बर दिखा है। और यूक्रेन के निप्रो पर क्रूज मिसाइल से अटैक। शहर के कई इलाकों में क्रूज मिसाइल से हमले की ये तस्वीर। यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम। तो लगातार हो रहे इन हमलों के बीच ये लेटेस्ट तस्वीर यूक्रेन के निप्रो से सामने आई है, जहां क्रूज मिसाइल से अटैक हुआ। यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा, क्योंकि शहर के कई इलाकों में इसी तरीके से क्रूज मिसाइल से हमलों को अंजाम दिया गया। और अब बड़ी खबर है रूस के खिलाफ नेटो की आक्रामकता से जुड़ी, जहां रूस के खिलाफ नेटो ने तैयार किया आक्रामक रणनीति और रूसी जेट फिर से अब नेटो के एयर स्पेस में घुसे तो एक्शन। रूसी फाइटर जेट को मार गिराने का फैसला लिया गया है। नेटो में कड़ा एक्शन लेने पर सहमति बन चुकी है। हालांकि रूस के दुस्साहस को कड़ा जवाब देने का यह फैसला आखिर है क्या, और किस तरीके से नेटो में रूसी जेट अगर घुसे तो महायुद्ध तय, क्योंकि लगातार एयर स्पेस उल्लंघन के बीच जिस तरीके से निगरानी की जा रही है, उसको लेकर पिछले कई घंटों से खबरें आई।
अब एक और सबसे बड़ी खबर यह है कि अगर नेटो में रूसी जेट घुसा तो एक्शन होगा, यानी तो महायुद्ध तय। क्योंकि खबर रूस के फाइटर जेट को मार गिराने पर नेटो में बनी सहमति को लेकर है और नेटो के एयर स्पेस में कोई रूसी जेट आया तो उसे मार गिराया जाएगा। एस्टोनिया में रूसी जेट के घुसने के दौरान ही एक्शन लेने का प्लान था और आखिरी समय में रूसी फाइटर जेट को वापस जाने दिया गया। हालांकि रूसी जेट को मार गिराया जाता तो महायुद्ध की आशंका बढ़ जाती। लेकिन रूस ने कब नेटो एयर स्पेस का उल्लंघन किया है। 19 सितंबर एस्टोनिया के आसमान में 3 रूसी MiG-21 घुसे। 13 सितंबर रोमानिया के एयर स्पेस में रूसी ड्रोन शामिल हुए। 10 सितंबर पोलैंड के एयर स्पेस में 19 रूसी ड्रोन घुसे। लेकिन अब अमेरिका का वेनेजुला की बोट पर फिर हमला। एक और ऐसे फ्रंट से तस्वीर जहां आपको बता दें कि वेनेजुला तट के पास बोट पर हमला हुआ है और अमेरिका का दावा यह कि बोट पर नशीले पदार्थ थे। तो फिलहाल अमेरिका का वेनेजुला की बोट पर हुआ हमला। ये एक और लेटेस्ट तस्वीर उस फ्रंट से सामने आ रही है जहां लगातार बढ़ते तनाव के बीच वेनेजुला की भी अपनी तैयारी है। लेकिन वेनेजुला तट के पास बोट पर कैसे इस हमले को अंजाम दिया गया, ये देखिए तस्वीर। अमेरिका का दावा यह कि बोट पर नशीले पदार्थ थे। अब वॉर जोन में रूसी ड्रोन पर अटैक की तस्वीर। यूक्रेनी लेसेंट ड्रोन ने रूसी ड्रोन को मार गिराया। और बारंत सागर में रूस की जंगी तैयारी। सागर में क्रूज मिसाइल से ड्रिल को लेकर यह खबर है। और अब एस्टोनिया में घुसे 3 रूसी फाइटर जेट पर बड़ी खबर है, जहां नेटो ने की थी तीनों फाइटर जेट्स को मार गिराने की प्लानिंग। बड़ी खबर यह कि नेटो ने रूसी विमानों को चेतावनी दी और चेतावनी पर नेटो को कोई रिएक्शन नहीं मिला। 12 मिनट तक नेटो की चेतावनी को नजरअंदाज किया गया। एयर स्पेस उल्लंघन के बाद अब रूसी जेट्स को उड़ाने पर बनी सहमति को लेकर खबर थी। लेकिन अब एस्टोनिया से क्या विश्व युद्ध शुरू होगा? आखिर कैसे रूसी विमानों को नेटो ने मार गिराने की रणनीति तैयार की है, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने। क्योंकि रूसी घुसपैठ के बाद नेटो बल प्रयोग के लिए तैयार था। रूसी विमानों के घुसते ही रूसी एयर डिफेंस भी एक्टिव हुआ। रूसी विमानों ने 12 मिनट तक नेटो के संकेतों को नजरअंदाज किया और अंतिम समय में नेटो ने रूसी जेट्स का गिराने का फैसला लिया। नेटो की मिसाइल दागने से पहले ही रूसी जेट एस्टोनिया से निकल गए और एस्टोनिया ने अनुच्छेद 4 के तहत तत्काल नेटो वार्ता की अब मांग भी की है। इस बीच एक तस्वीर यूक्रेन पर रूस के उस भीषण हमले की ये लेटेस्ट तस्वीर आ रही है, जहां यूक्रेनी सैन्य पोजीशंस पर GUB-62 बॉम्ब से हमला हुआ है और MiG-29 से यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर अटैक। में रूस यूक्रेन के बीच आमने सामने की जंग। गन फाइट में कई यूक्रेनी सैनिक घायल। और नेटो देशों में रूस की घुसपैठ पर ट्रंप का बयान। रूस जो कर रहा है मुझे वो पसंद नहीं, जरूरत पड़ने पर मैं बाल्टिक देशों की मदद करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान, जहां महायुद्ध की इस आहट के बीच अभी तक बड़ी खबरें हमने आपको दिखाई, जहां रूस के खिलाफ एक्शन को लेकर भी खबर और तैयारी और रणनीति को लेकर खबर थी। लेकिन अब नेटो देशों में रूस की घुसपैठ पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, रूस जो कर रहा है वो मुझे पसंद नहीं, जरूरत पड़ने पर मैं बाल्टिक देशों की मदद करूंगा। मनीष मेरे सहयोगी स्टूडियो में मेरे साथ हैं, उनसे यही सवाल करेंगे कि आज के इस हालात में डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान का मतलब क्या है, क्योंकि क्या महायुद्ध तय है जहां यूरोप और अमेरिका वर्सेस रूस, क्योंकि नेटो देशों की सुरक्षा के लिए यूएस आगे आया है और बाल्टिक देशों में यूएस हथियारों की तैनाती भी होगी। हालांकि किन अमेरिकी हथियारों की तैनाती संभव है, ये इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां पोलैंड में बेलारूस बॉर्डर पर लॉन्ग रेंज मिसाइल,
बाल्टिक सागर में युद्धपोत और डिस्ट्रॉयर की तैनाती, एयर स्पेस की बात करें तो F-35 की तैनाती भी संभव है और पूरी भी यूरोप की बात करें तो एयर डिफेंस सिस्टम और रडार पूरी तरीके से एक्टिव हो सकते हैं, इनकी तैनाती तक संभव है। अब आज के इस हालात में एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर भरोसा करें क्या, क्योंकि ये एक तरफ सीधे तौर पर ये कहते हैं कि इस सिचुएशन में मेरा कोई लेना देना नहीं है, नेटो का और यूरोप का रूस के खिलाफ एग्रेसिव होना, इसको लेकर ये बयान देने से बचते थे। आज के इस हालात में इनके फेवर में आने की बात जो ये कर रहे हैं, क्या रिलाई किया जा सकता है मनीष? नहीं, देखिए सिचुएशन बहुत गंभीर है, वो इस मायने में क्योंकि बाल्टिक देश जो हैं वो सब नाटो के मेंबर हैं। तो अगर किसी भी देश ने जंग छेड़ी या उन पर रूस ने हमला किया तो दोनों ही हालत में अमेरिका को तो आना ही होगा। मसला क्या है, अगर मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो बाल्टिक देश और रूस की सीमा लगती है, और ऐसी स्थिति में जब अगर मान लीजिए रूसी फाइटर जेट एयर हवा में उड़ रहे हैं और वो कई बार कहते हैं कि हम इंटरनेशनल वाटर के ऊपर में उड़ रहे हैं या फिर हम बाल्टिक कंट्री के एयर स्पेस में नहीं जाते हैं, लेकिन नाटो कंट्री कहता है कि नहीं ये हमारा एयर स्पेस है, आप इसमें आ गए। अभी तक तो हमने दिखाया विस्तार में कि कब कब इस तरह का वायलेशन हुआ है, सो कॉल्ड वायलेशन हुआ। तब क्या होगा जब ये कहकर कि रूसी फाइटर जेट इंटरनेशनल वाटर में उड़ेंगे और वो कहेगा हमारा एयर स्पेस का वायलेशन हुआ और नाटो के फाइटर जेट रूस के फाइटर जेट को मारकर गिरा दे, तब क्या होगा? ये सिचुएशन कभी भी हो सकती है। फिर ट्रंप को क्या, मुझे लगता है कि 32 के 32 मुल्कों को आकर रूस के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। ये नौबत कभी भी आ सकती है और मुझे लगता है कि बीते 3.5 साल में सबसे डेंजरस समय में हम चल रहे हैं, जब कभी भी रूस और नाटो के बीच सीधी जंग हो सकती है, बस एक एयर स्पेस का वायलेशन किसी भी तरफ से हो जाए। बिल्कुल, लेकिन इस बीच यूक्रेन के सुमी में बारूदी बारिश को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है और तस्वीर आपके सामने होगी। ड्रोन से यूक्रेनी काफिले पर हुए अटैक की, जहां हमले में कई बख्तरबंद वाहन तबाह हो चुके हैं। हालांकि अलग अलग फ्रंट से लगातार आ रही खबरों के बीच ये चेतावनी और संकेत को लेकर हमने सवाल किया, लेकिन अब आपको ग्राउंड रियलिटी रूस यूक्रेन फ्रंट की दिखा रहे हैं, जहां सुमी में बारूदी बारिश कैसे हुई और ड्रोन से यूक्रेनी काफिले पर अटैक कैसा हुआ उसकी तस्वीर है, क्योंकि इसी हमले में कई बख्तरबंद वाहनों को तबाह कर दिया गया। इससे पहले तस्वीरें आपने निप्रो से भी देखी थी, लेकिन अब यूक्रेन के सुमी में रूस के विध्वंसक हमले को लेकर खबर है, जहां यूक्रेनी असॉल्ट रेजिमेंट पर यह रूसी हमला। एक और सबसे बड़ी खबर, नेटो देश ब्रिटेन ने रूस को धमकी दी है और ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हिली का यह बयान, नेटो हवाई क्षेत्रों में घुसे विमानों को मार गिराएंगे। और ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हिली का यह बयान, हम कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएंगे। जो बात मनीष ने जिक्र की कि एक एयर स्पेस में उल्लंघन होते ही सिचुएशन एग्रीवेट होकर इग्नाइट हो सकती है, ऐसे में रूस ब्रिटेन की दुश्मनी का क्या नया अध्याय, क्योंकि नेटो के सबसे बड़े देशों में से एक ब्रिटेन और रूस नेटो की तनातनी में ही ब्रिटेन की अहम भागीदारी भी है। हालांकि रूस पर कड़ा एक्शन लेने के समर्थन में ब्रिटेन है और ब्रिटेन यूक्रेन को सबसे ज्यादा हथियार देने वालों में भी शामिल है। अब नेटो को टारगेट करने के लिए पुतिन ब्रिटेन से शुरुआत भी कर सकते हैं। बड़ी बात यह है कि नेटो पर दबाव बनाने के लिए पुतिन और उकसावे की कार्रवाई कर सकते हैं। अब नेटो सीमा में रूस की फिर घुसपैठ, जहां बाल्टिक सागर के ऊपर रूसी टोही विमान और रूसी सर्विलांस एयरक्राफ्ट देख नेटो में मची खलबली। तो फिलहाल नेटो के आसमान में रूसी सर्विलांस एयरक्राफ्ट, यही एक और बड़ी खबर है, जहां नेटो सीमा में रूस ने फिर घुसपैठ की है और बाल्टिक सागर के ऊपर रूसी टोही विमान। तो नेटो के आसमान में घिरा पुतिन का ए, जहां बाल्टिक सागर के ऊपर रूसी सर्विलांस एयरक्राफ्ट को लेकर एक खबर है। IL-2OM एयरक्राफ्ट देखकर नेटो देशों में खलबली। जर्मनी के रोस्टॉक एयरबेस से 4 जेट्स की उड़ान, 2 यूरो फाइटर जेट्स JAS-39 ग्रिपेन से उड़ान। नेटो फाइटर जेट्स ने रूसी एयरक्राफ्ट को घेरा। हालांकि रूसी IL-20M की खासियत, जो कि दुनिया की एडवांस जासूसी एयरक्राफ्ट में से एक है, एयरक्राफ्ट 4 टर्बो जेट इंजन से लैस है और स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम भी है। एयरबोर्न रडार सिस्टम से ये लैस है। विमान के अंदर रेडियो सर्विलांस स्टेशन हैं और विमान में हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरास लगे होते हैं।
अब रूस पर यूक्रेन के ड्रोन अटैक की तस्वीर। दक्षिण रूस के क्रास्नोदार में ड्रोन हमले को लेकर खबर, जहां रूस का दावा यह कि यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया गया। एक और तस्वीर, रूस के ही क्रास्नोदार के रिहायशी इलाके पर यह ड्रोन अटैक। ड्रोन हमलों में कई घरों को नुकसान पहुंचा। ड्रोन अटैक के बाद एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुए। और एक और बड़ी खबर, तनाव के बीच नेटो देशों के युद्धाभ्यास को लेकर। पुर्तगाल के समंदर में नेटो सेना के अभ्यास को लेकर यह खबर है और समंदर से हमले का युद्धाभ्यास किया गया है। ड्रोन समेत समुद्री प्रणालियों का टेस्ट किया गया है। ड्रिल का नाम है डायनेमिक मैसेंजर 2025। नेटो बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर चुका है। ऐसे में क्या रूस को मिलेगा जवाब? क्योंकि 22 देशों के 2000 जवानों के युद्धाभ्यास को लेकर यह खबर है। 260 से ज्यादा समुद्री प्रणालियों का अभ्यास। अटैक ड्रोन से युद्धाभ्यास पर खास फोकस किया जा रहा है। नेवी ड्रोन, रोबोटिक अंडर वाटर व्हीकल से ड्रिल, मल्टी डोमेन कमांड कंट्रोल सिस्टम की परख। साथ ही इसी ड्रिल में 13 देशों के पर्यवेक्षकों ने भी हिस्सा लिया है। हालांकि मनीष, जिस स्तर पर यह तैयारी पहुंच चुकी है, इस बात को रूल आउट नहीं किया जा सकता। और ये डोनाल्ड ट्रंप के बयान के आधार पर इसलिए जोड़ रही हूं क्योंकि जब बाल्टिक देशों की, चाहे लातविया की बात हो या जिस स्तर पर पोलैंड ने शुरुआत में युद्धाभ्यास किया था, तब भी अमेरिका पर निर्भर करते हुए मदद की मांग की गई थी, जिसे डिनाई कर दिया गया था। आज के इस हालात में क्या नेटो, यूरोप, ब्रिटेन, ये सब एक साथ अपने बलबूते ही रूस का मुकाबला करने के लिए तैयार हो चुके हैं क्या? देखिए, सीधी सी बात है, जब रूस और नाटो के बीच जंग शुरू हो जाएगी, भले ही वो शुरुआत रूस बनाम यूरोप के एक छोटे से मुल्क से हो, लेकिन उसमें सभी देश आएंगे, उसमें अमेरिका भी आएगा। और बल्कि पोलैंड के प्रधानमंत्री ने तो 2 दिन पहले कहा ही था कि राष्ट्रपति ट्रंप चाहे जो भी दावे कर रहे हो, लेकिन अमेरिका की आर्मी भी हमारे साथ एक्सरसाइज में शामिल है और पेट्रोलिंग में शामिल है। आप जरा सोचिए कि रूस की सीमा पर नाटो के फाइटर जेट 24/7 एयर पुलिसिंग कर रहे हैं और फिर तमाम जो आप एक्सरसाइज दिखा रहे हैं, ये सारे एक्सरसाइज काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। इन सब का करने का पीछे मकसद केवल मैसेजिंग देना नहीं है, ये सब रियल वॉर की तैयारियां चल रही है। बस ये युद्ध कब शुरू होगा ये मुहूर्त के बताना मुश्किल है, लेकिन हाँ, युद्ध के लिए दोनों पक्ष तैयार हैं और वो कभी भी शुरू हो सकता है। और बहुत हद तक संभावना है कि नाटो में जो ये सहमति बनी है कि अगला एयर स्पेस वायलेशन होगा और हम रूस के फाइटर जेट को मार गिराएंगे, जैसे ही ये होगा बस ये जंग शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, लेकिन अब यूक्रेन कैसे बना रहा है विध्वंसक अंडर वाटर ड्रोन, एक और बड़ी खबर है और ये तोलोका नाम के ड्रोन के टेस्ट को लेकर खबर आई। कुछ दिनों में यूक्रेनी सेना को तोलोका ड्रोन मिल सकता है। क्रिमिया ब्रिज पर कभी भी हमला संभव है। तो यूक्रेन लगातार टेक्नोलॉजी और साथ ही यूएस से मिले हथियारों के बलबूते जिस तरीके से रूस से मुकाबला कर रहा है। एक और बड़ी खबर आई है जहां विध्वंसक अंडर वाटर ड्रोन को लेकर यह खबर है और तोलोका नाम के ड्रोन का टेस्ट जारी है, जहां कुछ ही दिनों में यूक्रेनी सेना को भी तोलोका ड्रोन मिल सकता है। और बड़ी खबर यह कि क्रिमिया ब्रिज पर कभी भी हमला संभव है। तो यूक्रेन के पास तोलोका ड्रोन, इसकी ताकत देखिए। अंडर वाटर ड्रोन है, 1200 से 2000 किलोमीटर इसकी रेंज है, 500 से 5000 किलो के विस्फोटक ले जाने की इसकी क्षमता है और समंदर की गहराई में ये ऑपरेट करता है। हालांकि क्रिमिया ब्रिज पर बड़ा खतरा, बड़ी बात यही कि दुश्मन के नौसैनिक बेस और जहाजों पर भी खतरा और अंडर वाटर माइन बिछाने में भी ये माहिर है। समुद्र की पैमाइश में भी सहायक साबित होता है। अब पुतिन ने अपने टॉप कमांडर को निकाल दिया है। एक बड़ी खबर आई है ओलेक्जेंडर लापिन को बर्खास्त करने को लेकर, जहां 61 साल के लापिन पर सुमी की जिम्मेदारी थी और सुमी में नाकामी का ठीकरा अब इन पर फोड़ा गया है। माफ कीजिएगा, यही बड़ी खबर है इनको टर्मिनेट करने को लेकर, क्योंकि ओलेक्जेंडर लापिन को जिस तरीके से बर्खास्त किया गया उसको लेकर सवाल उठाए गए। ऐसे में बड़ी खबर यह है कि 61 साल के लापिन पर सुमी की ही जिम्मेदारी थी और सुमी में नाकामी का ही ठीकरा फोड़ा गया है। और अपने ही कमांडर से क्यों खफा हुए पुतिन? क्योंकि
किसको निकाला गया है? रूसी सेना के कमांडर जनरल ओलेक्जेंडर लापिन को लेकर यह खबर है। हालांकि आपको इस बीच यह भी बता दें कि 61 साल के लापिन ग्राउंड फोर्सेस में उच्च अधिकारी रहे हैं और बर्खास्तगी का कारण बताया जा रहा है सुमी इलाके में मिली सैन्य असफलता। हालांकि सुमी में हुआ क्या, रूस ने 3 बटालियंस को खो दिया है। लापिन पुतिन के खास रहे हैं और लापिन ने सेंट्रल ग्रुप ऑफ फोर्सेस की कमान को भी संभाला। नॉर्थ ग्रुप लेनिनग्राद मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट बटालियन संभालने का इन्हें अनुभव रहा है और पुतिन ने कई पुरस्कार भी इन्हें दिलवाए। लेकिन अब इन्हीं के खिलाफ हुए एक्शन को लेकर खबर। अब मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर है, जहां अरब देश के नेताओं के साथ ट्रंप की बड़ी बैठक हुई है। कल न्यूयॉर्क में अरब देश के नेताओं के साथ बैठक होगी और बैठक में सऊदी अरब, तुर्की, यूएई, मिस्र, जॉर्डन के नेता शामिल होंगे। तो मिडिल ईस्ट के आज के इस हालात में हो रही इस बैठक का मतलब क्या है? क्योंकि बड़ी खबर है, जहां कल न्यूयॉर्क में अरब देश के नेताओं के साथ यह बैठक होने वाली है और अरब देश के नेताओं के साथ ट्रंप की बड़ी बैठक के बारे में अब एक डिटेल आपके सामने। जहां मिडिल ईस्ट में घमासान और न्यूयॉर्क में बड़ी बैठक। पहली बड़ी बात, अरब देश के नेताओं के साथ ट्रंप मीटिंग करेंगे। दूसरी बड़ी इंफॉर्मेशन, जहां बैठक में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की शामिल होंगे। और 29 सितंबर व्हाइट हाउस में ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग। दोहा में ओआईसी की मीटिंग के बाद ट्रंप पर दबाव। यह टाइमिंग अब हो रही इस बैठक से पहले इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे, जहां बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप से जुड़ी, क्योंकि मलेशिया में मिलेंगे ट्रंप और मोदी। चीन की वीजा वाली रणनीति, बड़ी खबर है। अगले महीने पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात संभव है और अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में मुलाकात को लेकर खबर। मलेशिया में मिल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप। तो अब से कुछ ही दिनों बाद यानी अगले महीने होगी पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात। फिलहाल इसी बारे में इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल आपके सामने, जहां मलेशिया के कुआलालंपुर में मुलाकात संभव है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां आसियान सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात। तीसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जहां कुआलालंपुर में ही 26 से 28 अक्टूबर के बीच आसियान सम्मेलन होने वाला है और किन मुद्दों पर चर्चा संभव है, फिलहाल यही जानकारी। जहां टैरिफ के साथ साथ H-1B वीजा और रूस यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा, मुलाकात संभव मानी जा रही है। अब अमेरिका में वीजा पर बवाल के बीच ही चीन से एक बहुत बड़ी खबर आई है, जहां भारत को लुभाने के लिए चीन का यह बड़ा कदम माना जा रहा है। चीन ने निकाला अमेरिकी H-1B वीजा का तोड़। युवाओं के लिए चीन ने लॉन्च किया है के वीजा और के वीजा के जरिए इंजीनियर और साइंटिस्ट को चीन लाने की कोशिश। तो H-1B वीजा को मात देगा ड्रैगन का के वीजा प्लान, क्योंकि भारतीय टैलेंट को लुभाने के लिए क्या ये चीन की नई चाल है? हालांकि H-1B वीजा की टक्कर में चीन ने शुरू किया है के वीजा और साइंस टेक्नोलॉजी में युवाओं को लुभाने के लिए ही के वीजा को लेकर यह खबर है। हालांकि के वीजा पर चीन ने क्या कहा है? देश के विकास के लिए दुनिया भर की प्रतिभाओं की जरूरत है और चीन दुनिया के युवाओं के लिए अवसर प्रदान करता है। हालांकि के वीजा है क्या, ये भी समझिए। चीन 12 सामान्य वीजा जारी करता है। के वीजा धारकों के लिए स्पेशल अनुमति और वीजा लंबे समय के लिए वैध भी। साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में युवाओं के लिए ये वीजा। चीन समंदर में कैसे अपनी ताकत बढ़ा रहा है, इसका एक उदाहरण अब आपको दिखाते हैं। समंदर में ताकत चीन बढ़ा रहा है और समंदर में दुश्मन पर नजर रखने के लिए एआई का हो रहा है इस्तेमाल। समंदर में एआई से पनडुब्बियों पर नजर, यही सबसे बड़ी खबर, क्योंकि समंदर में चीन की नजर से नहीं बच पाएगा कोई। चीन की फिलहाल ये तैयारी है क्या? खबर है समंदर में एआई से हो रही निगरानी को लेकर। समंदर में ही एआई से पनडुब्बियों पर रखी जा रही है नजर, यानी समंदर में दुश्मन पर नजर रखने के लिए चीन कर रहा है एआई का इस्तेमाल। तो चीन समंदर में एआई से सर्विलांस करेगा और समंदर में छुपी पनडुब्बियों की एआई से निगरानी को लेकर यह खबर है। सोनार बॉयज के अंदर ही एआई टेक्निक का इस्तेमाल और एआई टेक्निक से पनडुब्बियों के बचने की संभावना 5% है। हालांकि सोनार बॉयज के अंदर सेंसर और रडार सिस्टम है। भविष्य में और पावरफुल होगी ये टेक्निक।